हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, जैसे आपने अभी तक अपनी 2 यूनिट्स पूरी कर ली हैं, स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत धारा। जो पहली यूनिट थी आपकी, जिसमें आपने स्थिर आवेश और उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा और संधारित्र के बारे में पढ़ा। जो आपकी दूसरी यूनिट थी विद्युत धारा, जिसमें एक ही पार्ट था, उसमें आपने एक गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत धारा और विद्युत धारा से संबंधित कई सारे नियम, विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध, इसके अलावा आपने किरचॉफ के नियम धारा के संबंध में सेलों के बारे में पढ़ा, व्हीटस्टोन सेतु, विभव मापी, मीटर सेतु, ये सब आपने पढ़ा। काफ़ी इम्पोर्टेंट था पिछला यूनिट। काफ़ी सारे सवाल इन 2 यूनिट से आते हैं। तो आपने अभी तक पुराने पेपर्स अपने पास कलेक्ट कर लिए होंगे, या उसकी एक बुक मिलती है बाज़ार में, जिसमें कि पुराने 2009 से जब से ये नया सिलेबस आया है तब से 2020 तक के सारे पेपर्स उसमें होंगे। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे जैसे आपकी यूनिट्स पूरी हो रही हैं, उनको आप देखते जाइए कि उसमें से कौन कौन से सवाल पिछले सालों में आए हैं और क्या वो सवाल आपको आते हैं, ये आपने देखना है। अगर मैंने पढ़ा रखे हैं वो तो ठीक है, आपकी कॉपी में होंगे। अगर आपको नहीं पढ़ा रखे हैं तो आप कोशिश करिए कि आपको आ जाएं वो। अगर आपको फिर भी नहीं आते हैं तो उसको मुझसे पूछिए, हम उसको डिस्कस करेंगे बच्चों। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो है यूनिट 3, जिसमें हमारा जो यूनिट 3 का नाम है चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। इसमें 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट जो हमारा है वो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। कुल मिला के चौथा लेसन है ये। और इसके बाद चुंबकत्व यूनिट के अंदर दूसरा पार्ट है जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो 2 पार्ट हैं इसके अंदर चुंबकत्व यूनिट में, जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इन 2 पार्टों में से ये जो पहला पार्ट है इसमें से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे चुंबकत्व के बारे में। तो शुरुआत हम करते हैं इसकी। जैसे कि आपने ऑरस्टेड का नाम सुना होगा, एक डच वैज्ञानिक थे ऑरस्टेड। तो ऑरस्टेड ने बहुत सारे प्रयोग किए। तो उन्होंने अपने प्रयोगों से ये पाया कि अगर गतिमान आवेश है कहीं पर कोई आवेशित कण है और अगर वो गति कर रहा है, यानी विद्युत धारा बन जाएगी, क्योंकि गतिमान आवेश से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। धनावेश गति करेगा तो उसकी गति की दिशा में विद्युत धारा बहती है, और ऋणावेश गति करेगा तो उसकी गति की विपरीत दिशा में धारा बहती है। जब कोई आवेश गति करता है यानी विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो उस आवेशित कण के चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा हो जाता है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और उसका पता कैसे लगता है? उन्होंने देखा कि एक चुंबकीय सुई, देखिए आपने चुंबकीय सुई, जिसको कंपास सुई भी कहते हैं, जो आपने प्रयोग करा होगा हाई स्कूल में, चुंबकीय सुई की मदद से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया होगा पृथ्वी का। तो जो सुई में नॉर्थ साउथ लिखा रहता है ना, उसमें नॉर्थ और साउथ, या लिखा नहीं रहता तो उसमें निशान बना रहता है। एक तरफ नॉर्थ होता है, उस तरफ लाल होता है, सुई में रेड होता है उसका वो एंड, तो वो नॉर्थ पोल होता है उसका। तो ये जो चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई अगर कहीं पर विक्षेपित हो जाए तो इसका मतलब वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो जैसे ही इस चुंबकीय सुई को यहाँ पे रखा गया, इस चुंबकीय सुई को जब एक आवेशित चालक कहीं पे गति करता है, ठीक है, या किसी तार में जब धारा बहती है, तो उसके समीप कोई चुंबकीय सुई लाई गई तो वो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई बच्चों, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि इस जो ये धारावाही तार है, इसके समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र में ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई है, ठीक है। क्योंकि बिना चुंबकीय क्षेत्र के ये विक्षेपित नहीं होती है, ये एक निश्चित दिशा में रुकी होती है। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रुकी होती है, लेकिन जैसे ही आप इसको किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में लाते हो, ये घूम जाती है और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये घूम जाती है, ठीक है। तो अगर ये घूम रही है, इसका मतलब वहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है। तो उन्होंने यही पाया अपने प्रयोग से कि जब कोई आवेशित कण गति करता है या किसी तार में जब धारा बहती है, दोनों बातों का एक ही मतलब है, तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। क्योंकि उस चुंबकीय क्षेत्र में उसका पता ऐसे लगा उनको कि जब कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो उसके पास जब वो किसी चुंबकीय सुई को लाए या कंपास सुई को लाए तो वो विक्षेपित हो गई। इससे वो इस नतीजे पे पहुँचे कि एक गतिमान आवेश अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या ऐसा भी कह सकते हैं एक धारावाही चालक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इस घटना को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, क्योंकि गतिमान आवेश क्या उत्पन्न कर रहा है? विद्युत धारा, और विद्युत धारा से उत्पन्न हो रहा है चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को हम आगे पढ़ेंगे, हम वेक्टर बी से दिखाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये जो घटना हो गई, यह है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। अब हम आते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों,
वैद्युत क्षेत्र की ही भांति इसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं, पर जैसे आपने पढ़ा होगा कि वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है कि कहीं पर कोई स्थिर आवेश है, कहीं पर कोई स्थिर आवेश है तो उसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है कि उस क्षेत्र में कोई भी दूसरा आवेशित कण अगर प्रवेश करे, कोई भी दूसरा आवेशित कण अगर उसमें प्रवेश करे तो ऐसी स्थिति में उस पर बल लगता है। ये बात आप जानते होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है एक स्थिर आवेश। स्थिर आवेश है तो उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा और उस वैद्युत क्षेत्र की पहचान ये है कि कोई भी दूसरा आवेश उसमें बल का अनुभव करता है। तो स्थिर आवेश तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक इसी तरह से अगर कोई आवेश गति कर रहा है, अगर कोई आवेश गति कर रहा है तो वो न केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी वेक्टर ई तो उत्पन्न करेगा ही वो, साथ ही साथ वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और उस चुंबकीय क्षेत्र को हम दिखाएंगे वेक्टर बी से। तो इस तरह से एक स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है और एक गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ज़्यादातर लक्षण एक जैसे ही हैं। जो लक्षण बी में है लगभग वही लक्षण ई में भी है बेटा। ई वैद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है और बी चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि वैद्युत क्षेत्र है कहीं पर, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर हर बिंदु पर इसका कुछ ना कुछ मान होता है, यानी दिक् स्थान, यानी हर दिशा में हर स्थान पर हर बिंदु पर ई का कुछ मान होता है। ठीक है, और ई का मान समय पर भी निर्भर कर सकता है, यानी अलग अलग समय पर एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बदल भी सकता है। भले ही इस तरह के वैद्युत क्षेत्रों के बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा है, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र जो समय के साथ बदले, यानी समय के फलन होते हैं वो। तो वैद्युत क्षेत्र कुल मिला के हर बिंदु पर अलग अलग हो सकता है और किसी एक बिंदु पर भी वो समय के साथ बदल सकता है। ठीक यही गुण चुंबकीय क्षेत्र में भी होते हैं, यानी दिक् स्थान में, यानी हर स्थित हर बिंदु पर, दिक् स्थान का मतलब है हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का कुछ मान होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसका मान होता है और जहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र के हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का कुछ मान होता है और ये समय पर भी निर्भर कर सकता है। ठीक है, जरूर नहीं करे, पर कुछ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होते हैं जो समय के फलन होते हैं, यानी वो समय पर भी निर्भर करते हैं। इसके अलावा जैसे आपने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा होगा कि किसी एक बिंदु, वही अध्यारोपण का सिद्धांत जो वैद्युत क्षेत्र पर लगता है वही अध्यारोपण का सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र पर भी लगता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कई सारे स्रोतों से एक आवेश ये गति कर रहा है, एक आवेश ये गति कर रहा है, एक आवेश ये गति कर रहा है, तो हर आवेश जो गति कर रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र के यहाँ पर कई स्रोत हो गए। तो इन कई स्रोतों के कारण किसी एक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रत्येक स्रोत के कारण वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, पहले स्रोत के कारण वेक्टर B1, दूसरे स्रोत के कारण वेक्टर B2, तीसरे स्रोत के कारण वेक्टर B3, तो हर स्रोत के कारण उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उन सभी चुंबकीय क्षेत्रों का सदिश योग होगा नेट चुंबकीय क्षेत्र। यही तो अध्यारोपण का सिद्धांत है जो वैद्युत क्षेत्र पर भी लगता है और चुंबकीय क्षेत्र पर भी लगता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से वैद्युत क्षेत्र पर अध्यारोपण सिद्धांत लगता है उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र में लगता है, जो ये बताता है कि अगर कई स्रोतों से चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है तो किसी बिंदु पर जो नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रत्येक स्रोत के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं उन सभी चुंबकीय क्षेत्रों का वो सदिश योग होगा। यानी हर स्रोत वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और उन सब चुंबकीय क्षेत्रों को आपने सदिश रूप में जोड़ देना है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, उसकी भी दिशा होती है जैसे वैद्युत क्षेत्र की होती है बच्चों। तो इसकी दिशा कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं लॉरेंज बल पर। ये लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज नाम के वैज्ञानिक ने इस बल के बारे में पहली बार सिद्धांत प्रस्तुत किया, सूत्र प्रस्तुत किया, इसलिए इसको लॉरेंज बल के नाम से हम जानते हैं। लॉरेंज बल बेसिकली क्या होता है? जब कोई Q आवेश, देख रहे हैं आप, जब Q आवेश जो होता है वो किसी वैद्युत क्षेत्र में और किसी चुंबकीय क्षेत्र में दोनों में गति कर रहा है। मान लीजिए कोई आवेश है Q और वो वैद्युत क्षेत्र में भी गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र में भी गति कर रहा है, दोनों में गति कर रहा है। यानी कहीं पर वैद्युत क्षेत्र भी है, ये वैद्युत क्षेत्र है मान लीजिए वेक्टर E, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी है मान लीजिए वेक्टर B। तो कहीं पर वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है और उन दोनों की उपस्थिति में कोई आवेशित कण गति कर रहा है। ये आवेशित कण Q है जो V वेग से, वेक्टर V वेग से गति कर रहा है, Q आवेश। तो इस तरह से है, वैद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है और इन दोनों क्षेत्रों में कोई Q आवेश का कण
वेक्टर v वेग से गति कर रहा है दोनों क्षेत्रों में, तो चूंकि वो आवेशित कण है तो वैद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाएगा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र भी आवेशित कण पर बल लगाता है, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। देखो, आवेशित कण की गति से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, माने ये कण जो है ये गति कर रहा है ना, आवेशित कण, तो इसकी वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। लेकिन अगर ये आवेशित कण पहले से किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, कोई चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पहले से है, ये इसने उत्पन्न नहीं किया है इस क्यू ने, ये पहले से कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में ये आवेशित कण अगर गति कर रहा है तो उस पर बल भी लगेगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से एक आवेशित कण जो गति कर रहा है उस पर वैद्युत क्षेत्र भी बल लगाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी बल लगाएगा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र कितना बल लगाता है आपने पढ़ाई है, क्यू आवेश पर ई क्षेत्र बल लगाता है, क्यू इंटू वैक्टर ई। और चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगाएगा, क्यू आवेश पर जो वेक्टर वी वेग से बी तीव्रता के क्षेत्र में गति कर रहा है क्यू आवेश, तो उस पर जो चुंबकीय बल लगेगा वेक्टर एफ बी बराबर क्यू इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ये क्रॉस है बेटा, सदिश गुणन जो आपने 11वीं में पढ़ा था ना, सदिश गुणन दो वेक्टरों के बीच। तो यहाँ पर दो वेक्टर कौन है, एक तो वेग सदिश है और एक चुंबकीय क्षेत्र सदिश है, इन दोनों का सदिश गुणन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो चुंबकीय बल है एफ बी बराबर हो रहा है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो वहाँ पर जो नेट बल लगेगा उस पर, उस बिंदु आवेश पर, वो इन दोनों का सदिश योग होगा, यानी नेट बल वेक्टर एफ बराबर वेक्टर एफ ई प्लस वेक्टर एफ बी। तो इनको जोड़ दीजिए आप, तो एफ बराबर हो जाएगा वेक्टर क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इस तरह से ये नेट बल लगेगा। और इस नेट बल को हम कहते हैं लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल क्या हो गया, एक संयुक्त क्षेत्र में जिसमें वैद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, संयुक्त क्षेत्र है, उस संयुक्त क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति कर रहा है, इसमें गति शब्द महत्वपूर्ण है, स्थिर नहीं है, आवेशित कण गति कर रहा है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र भी बल लगाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी, ठीक है। अगर आवेशित कण गति नहीं करता तो दोनों ही क्षेत्र होते हैं, और आवेशित कण अगर गति नहीं करता तो केवल वैद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाता, लेकिन अगर वो गति कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र भी उस पर बल लगाएगा क्यू ई के बराबर, और चुंबकीय क्षेत्र भी उस पर बल लगाएगा क्यू वी क्रॉस बी के बराबर। तो इस तरह से उस पर जो टोटल बल लगेगा उसे हम कहेंगे लॉरेंज बल। इसमें से जो वैद्युत बल है क्यू ई, या इसको हम एफ ई कहते हैं, जिसका मान क्यू इंटू वैक्टर ई है, इसे हम वैद्युत लॉरेंज बल कहेंगे। और जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल लग रहा है एफ बी, जिसका मान क्यू इंटू वी क्रॉस बी है, उसे हम चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं बच्चों। आप ऊपर देख रहे हैं चित्र बने हुए हैं यहाँ पर, चित्र 1, इसको आप साफ जगह पर बना दीजिए। तो जो चित्र 1 है वो ये बता रहा है कि जो चुंबकीय लॉरेंज बल है, जो वैद्युत लॉरेंज बल है, वो वैद्युत बल जो लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में लगता है, ये मानते हुए कि वो धनावेशित कण है, जो गति कर रहा है वो धनावेशित है। अगर नहीं दिया हुआ तो हम धनावेशित मानते हैं। तो धनावेशित कण पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में लगता है, ठीक है। तो वो आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। और जो दूसरा कण है हमारा, जो दूसरा क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र है वेक्टर बी, और ये वो कण है जो गति कर रहा है भी वेग से। तो इन पर जो चुंबकीय बल लगेगा, देख रहे हैं आप, ये जो चुंबकीय बल लग रहा है वेक्टर एफ बी, ये वी के भी लंबवत है, यानी वेक्टर वी की दिशा से भी 90 अंश का कोण बना रहा है बेटा ये, और बी के भी लंबवत है, ये बी से भी 90 अंश का कोण बना रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका एफ बी है, जो आपका एफ बी है, ये वी के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है, दोनों के लंबवत है ये, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो वैद्युत बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है अगर धनावेशित कण है, और जो चुंबकीय बल लगता है, जो चुंबकीय बल लगता है वो लंबवत लगता है चुंबकीय क्षेत्र के, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लग रहा है, और वेग के भी लंबवत लगता है, यानी कण जिस दिशा में गति कर रहा है उसके भी लंबवत दिशा में उस पर चुंबकीय बल लगता है। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। अब इसमें हम कुछ लक्षण बताएंगे जो चुंबकीय लॉरेंज बल है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। जो मुख्य मुख्य बातें हैं चुंबकीय लॉरेंज बल से संबंधित, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, इन पर छोटे छोटे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो कैसे, क्या क्या बातें हैं ये मुख्य। पहली बात तो ये है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश भी होता है, ऋणावेश भी होता है। तो धनावेशित कण अगर गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर भी बल लगेगा, और ऋणावेशित कण गति कर रहा है तो उस पर भी बल लगेगा, ठीक है। अब परिमाण में तो दोनों पर समान बल लगेगा, मतलब अगर दोनों आवेशित कण जो हैं बिल्कुल बराबर आवेश वाले हैं
और एक ही वेग से गति कर रहे हैं उस चुंबकीय क्षेत्र में, तो बल भी दोनों पर बराबर लगेगा, लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा। यानी धनावेश पर जिस दिशा में बल लगेगा, ऋणावेश पर उसके विपरीत दिशा में बल लगेगा। ठीक है, तो धनावेश पर जिस दिशा में बल लगता है, ऋणावेश पर उसके विपरीत दिशा में चुंबकीय बल लगता है। जिससे वैद्युत बल भी इसी तरह से होता है, धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऋणावेश पर उसके विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ पर भी धनावेश पर जो बल लग रहा है, जैसे यहाँ पर ये धनावेश है मान लीजिए, तो ये ऊपर की तरफ लग रहा है बल, तो ऋणावेश अगर गति करता है तो उस पर नीचे की तरफ बल लगता है। ठीक है, और ये नीचे की दिशा होती है बल की, ये भी v के भी लंबवत होती है और b के भी लंबवत होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही दिशाएं ऊपर या नीचे, ये दोनों ही लंबवत दिशाएं हैं, v पर भी और b पर भी। अगर धनावेशित कण पर ऊपर की तरफ लग रहा है तो ऋणावेशित पर नीचे की तरफ लगेगा, और अगर धनावेशित पर नीचे लग रहा है तो ऋणावेशित पर ऊपर लगेगा। इस तरह से होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि धनावेशित पर ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, ये हम आगे नियम के रूप में इसको समझेंगे बच्चों। तो ये बात आपने पहली बात समझी। दूसरी बात क्या है कि जो आपने अभी सूत्र पढ़ा लॉरेंस बल का, वेक्टर सूत्र, वेक्टर एफ बी बराबर क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, इसको अगर आप परिमाण के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा, वेक्टर एफ बी का परिमाण एफ बी बाईं तरफ आ जाएगा, और क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो क्यू तो बाहर रहेगा, और वी क्रॉस बी का परिमाण आपने 11वीं में पढ़ा, ए क्रॉस बी का परिमाण ए बी साइन थीटा होता है, थीटा ए और बी के बीच का कोण होता है। तो इस हिसाब से वी क्रॉस बी का जो परिमाण होगा वो होगा वी इंटू बी इंटू उनके बीच का जो कोण है थीटा, उसका साइन। तो यहाँ पर जो थीटा है बच्चों, वो v और b के बीच का कोण है, इनके बीच का कोण है थीटा। ये कोण थीटा है बच्चों, वेक्टर v और वेक्टर b के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका अदिश सूत्र लिख दिया। ये तो सदिश सूत्र है, ये तो सदिश सूत्र है बच्चों। ठीक है, और ये अदिश सूत्र है। अदिश सूत्र ज़्यादा यूजफुल है सवाल करने के लिए। ठीक है, तो चुंबकीय लॉरेंस बल का परिमाण, इसमें परिमाण निकलता है बराबर, जो आवेश गति कर रहा है वो आवेश आप रखेंगे, उसका परिमाण रखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि ये बल सदिश राशि है, तो सदिश राशि के जो परिमाण वाले सूत्र होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, सदिश राशि के जो परिमाण वाले सूत्र होते हैं उनमें आवेश का केवल परिमाण रखा जाता है, चिन्ह नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर आप Q का परिमाण रखेंगे, चिन्ह नहीं रखेंगे। ठीक है, V का परिमाण रखेंगे, किस वेग से वो गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण रखेंगे, और जो जितना V और B के बीच का कोण है थीटा, उसका साइन आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करिए। अब इस सूत्र को आप जरा सरल करिए। यहाँ से आप B का मान निकाल सकते हैं, एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो B बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर लीजिए, B बराबर आ जाएगा आपका एफ बी अपॉन क्यू वी साइन थीटा। इस तरह से देख रहे हैं आप, सिंपल पक्षांतर है। अब यहाँ से हमने B का मान निकाल लिया, क्योंकि हम B की परिभाषा निकालना चाह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B को हम परिभाषित करना चाह रहे हैं, तो हमने B का सूत्र निकाल लिया। अब इस सूत्र में आप देखिए, अगर Q का मान 1 हो, V का मान 1 हो, और साइन थीटा का मान भी 1 हो जाए अगर, तो साइन थीटा का मान 1 कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यानी थीटा का मान 90 डिग्री मतलब V और B एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी जो गति कर रहा है आवेश वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कर रहा है गति। ठीक है, ये जो कोण है ना थीटा, ये भी 90 डिग्री का हो जाए अगर, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा ऐसी स्थिति में। तो Q भी 1, V भी 1, साइन थीटा भी 1, तो हर में सब 1 हो गया। तो B का मान कितना आ जाएगा, FB के बराबर आ जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो चुंबकीय लॉरेंस बल के बराबर हो जाएगी। यानी उस आवेशित कण पर जो बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, जिसे आप चुंबकीय लॉरेंस बल कह रहे हैं, वही उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसकी परिभाषा बोलनी है, जो लास्ट में मैंने लिखी है काले पेन से, इसको आपने याद करना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या परिभाषा है कि अगर कोई वही जो यहाँ पर ये जो लिखा है ना यहाँ पर, ये वही परिभाषा बनाएगा इसकी, जो सूत्र से हमने निकाला है कि अगर Q बराबर 1 आवेश V बराबर 1 वेग से लंबवत गति कर रहा हो, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय लॉरेंस बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। यही तो लिखना है। अर्थात यदि एकांक आवेश एकांक वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो, वही Q V और थीटा के मान आ गए, लंबवत गतिमान हो, तो उस आवेशित कण पर लगने वाला जो चुंबकीय लॉरेंस बल है एफ बी, उस चुंबकीय लॉरेंस बल का जो परिमाण है वही क्या हो जाएगा, उस चुंबकीय लॉरेंस बल का परिमाण ही उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की परिभाषा आपने प्राप्त कर ली बच्चों। ठीक, कुछ और गुण हम इसके पढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर
ये जो चुंबकीय लॉरेंस बल का सूत्र आपने पढ़ा, एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, अगर थीटा का मान 0 डिग्री या 180 अंश हो, ठीक है, 0 डिग्री का मतलब V और B, जो V और B है ना, इनके बीच का कोण क्या हो जाए, अगर 0 डिग्री हो जाए, यानी V और B एक दिशा में हो जाएं, दोनों एक ही दिशा में हो जाएं, ठीक है, तो बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा, या दोनों विपरीत दिशा में हो जाएं, एक इधर, तो बीच का कोण 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों में से कोई एक स्थिति हो, कहने का मतलब है V और B के बीच का कोण 0 डिग्री होने का मतलब है कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, या दोनों विपरीत हैं, इसका मतलब है कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो कुल मिला के आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे या उसके विपरीत गति करे, कहने का मतलब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है। दोनों ही स्थितियों में समांतर ही तो है वो, चाहे वो उसकी दिशा में गति करे या उसके विपरीत दिशा में गति करे, ठीक है, तो दोनों समांतर हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, उसकी दिशा में या विपरीत दिशा में, तो उस स्थिति में थीटा का मान 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, और दोनों ही स्थितियों में साइन थीटा का मान 0 होगा। अगर थीटा 0 डिग्री होता है तो साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो इसका मतलब अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है तब भी साइन थीटा 0 होगा, और अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहा है तब भी साइन थीटा का मान 0 होगा। तो जो बल का मान आएगा एफ बी बराबर वो क्यू वी बी इंटू साइन थीटा होता है। साइन थीटा जब 0 हो जाएगा तो बल भी 0 हो जाएगा, यानी कोई बल नहीं लगेगा, ये मेन बात है। इसका मतलब है कि जब भी कोई आवेशित कण, जैसे मैंने बोला, जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, समांतर मतलब या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अगर कोई आवेशित कण गति कर रहा है, यानी वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, तो उस पर आप देख रहे हैं यहाँ पर उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर किसी आवेशित कण पर कोई गति कर रहा है, कोई भी कण, और उस पर कोई बल न लगे, तो आपने न्यूटन का जो जड़त्व का नियम पढ़ा, पहला नियम 11वीं में, कि अगर कोई कण गति कर रहा है तो अगर उस पर कोई बल न लगे तो वो जिस वेग से जिस दिशा में गति कर रहा है उसी वेग से उसी दिशा में गति करता रहेगा। यही तो जड़त्व का नियम है कि रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, और गति कर रहा है तो गति करता ही रहेगा उसी वेग से, जब तक उस पर बाहर से कोई बल न लगे। यही तो जड़त्व का नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उस आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगेगा, तो वो जिस पथ पर चल रहा है उसी पथ पर वो चलता रहेगा, यानी वो कैसे पथ पे चलेगा, बिल्कुल सीधी रेखा पे चलेगा वो, ठीक है। और वो जो सीधी रेखा है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी, या तो वो सीधी रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी, पर वो जो पथ है उसका, उस आवेशित कण का जो पथ है वो सीधी रेखा होगी और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। तो आपने यहाँ पर क्या मेन बात सीखी जो मैंने काले पेन से लिखी है, कि जो भी आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र के, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या उसके विपरीत दिशा में गति करता है, मतलब जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में गति करता है, कहने का मतलब एक शब्द में कहें तो वो उसके समांतर गति करता है अगर, तो उस पर कोई बल नहीं लगता, तो वो ऐसी स्थिति में वो सीधी रेखा में चलता है, उस पर कोई बल नहीं लगेगा तो अपना पथ नहीं बदलेगा, विक्षेपित नहीं होगा, सीधी रेखा में चलेगा, और उसका जो पथ होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा बच्चों, ठीक। तो ये तो आपने पढ़ा जब थीटा का मान 0 या 180 है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तब, यानी V और B जो हैं वो एक दूसरे के क्या हों, लंब हों, V और B एक दूसरे के लंब हों, तो थीटा का मान ये लंब है, तो थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। तो ऐसी स्थिति में साइन थीटा 1 होगा, यानी साइन 90 का मान 1 होता है, तो जो बल लगेगा क्यू वी बी साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये क्यू वी बी आएगा, और ये इसका अधिकतम मान है, इससे ज़्यादा बल नहीं लग सकता है, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है ना, तो यहाँ पर 1 ही तो हो गया है साइन 90 का मान। तो इस समय साइन 90 अधिकतम हो गया है, यानी साइन थीटा का मान अधिकतम हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो बल होगा वो भी अधिकतम होगा, Q इंटू वी इंटू बी, इससे ज़्यादा बल नहीं लग सकता इस आवेशित कण पर। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि ये अधिकतम बल इस पर लगेगा, तो ये अधिकतम विक्षेपित होगा। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि कोई आवेशित कण पर अधिकतम बल कब लगता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, तो वो कब लगता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब उस पर अधिकतम बल लगता है, और जब वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तब उस पर कोई बल नहीं लगता है, यानी उस पर तब न्यूनतम बल लगता है, यानी नहीं लगता है तब कोई बल। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। और अधिकतम बल का मान होता है Q इंटू वी इंटू बी। अच्छा, अगर कोई आवेशित कण जो है वो गति ही ना करे, चुंबकीय क्षेत्र में तो रखा है कोई, ये चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई आवेशित कण
आपने रख दिया बस q, लेकिन वो गति नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका वेग हो जाएगा 0। तो उस पर जो बल लगेगा एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है, तो q इंटू वी की जगह 0 आ गया। देखो बाकी तो सब अपनी जगह हैं, v की जगह 0 आ गया तो उत्तर भी 0 आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो बल लग रहा है वो 0 लग रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कण स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, तो उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। यानी चुंबकीय बल केवल किस पर लगता है, गतिमान कण पे लगता है। अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तभी उस पर बल लगेगा, ठीक है, अन्यथा नहीं लगेगा। पर गति करते समय भी एक स्थिति ऐसी होती है कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में है और अगर वो स्थिर है तो नहीं लगेगा बल, लेकिन अगर वो गति कर रहा है तब उस पर बल लगेगा। लेकिन इसमें भी एक स्थिति, दो स्थितियां ऐसी हैं जब बल नहीं लगता। वो कौन सी हैं? आपसे कोई पूछ ले सामान्य ज्ञान का प्रश्न कि कोई आवेशित कण है, वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो बताओ उस पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बल तो लगना चाहिए, लेकिन दो स्थितियां ऐसी हैं जब नहीं लगेगा। कौन सी हैं वो सोच के बताओ। अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दौड़े, तब भी बल नहीं लगेगा, और चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दौड़े तब भी बल नहीं लगेगा। इसके अलावा वो किसी भी दिशा में दौड़े उस पर बल लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में रुका हुआ है तो बल नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दौड़ रहा है, यानी उसकी दिशा में या उसके विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, तब भी बल नहीं लगेगा। इसके अलावा हर स्थिति में उस पर बल लगता है। इस बात को आप याद रखिए। और यहाँ पर आपने जो पिछला चित्र पढ़ा था, इसमें आपने देखा था कि जो बल लग रहा है, चुंबकीय बल जो लग रहा है, वो गति के, ये जो चुंबकीय बल लग रहा है ना, ये देख रहे हैं आप, ये जो चुंबकीय बल लग रहा है, ये चुंबकीय बल इसके गति की लंब दिशा में लग रहा है, ठीक है। यानी कण तो गति इस तरफ कर रहा है और बल उसके लंब दिशा में लग रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो कार्य होगा वो शून्य होगा। ये हमने 11वीं में पढ़ा कि जब भी किसी कण पर जो बल लगे, अगर किसी कण पर जो बल लग रहा है वो उसकी गति के लंब दिशा में लग रहा है, यानी v इस तरफ है, उसकी गति इस तरफ हो रही है और बल उस पर लंब दिशा में लगता है, तो ऐसी स्थिति में उस बल द्वारा किया गया कार्य W कितना होगा? 0 होगा। ये 11वीं में आपने पढ़ा, ठीक है। क्योंकि जिस दिशा में वो गति कर रहा है विस्थापन उसी दिशा में होगा, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो कार्य बराबर एफ डी कॉस थीटा, तो थीटा की जगह 90 रखोगे तो एफ डी कॉस 90, और कॉस 90 0 होता है, तो कार्य 0 होगा। तो शॉर्ट में आपने 11वीं में पढ़ा, शॉर्ट में आपको याद होगा कि जब भी किसी कण पर जो बल लग रहा है वो उसकी गति के लंब दिशा में लग रहा है अगर, तो ऐसी स्थिति में उस पर कोई बल नहीं लगेगा। और यही यहाँ पर हो रहा है। जो यहाँ पर जो बल लग रहा है, चुंबकीय बल, ये जो चुंबकीय बल लग रहा है, देख रहे हैं आप, ये जो चुंबकीय बल लग रहा है ये गति की लंब दिशा में लग रहा है, इसलिए इस चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। अब अंत में हम क्या करेंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालेंगे बेटा हम। तो आपने जो सूत्र पढ़ा एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, इससे हम मात्रक निकालना चाह रहे हैं बी का। तो पहले बी का सूत्र लिखा आपने, एफ बी अपॉन क्यू वी साइन थीटा। तो एसआई मात्रक क्या बनेगा? सबके एसआई मात्रक लिख दो, बल का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक और वेग का एसआई मात्रक, ठीक है। वेग का भी आ जाएगा वी का, और साइन थीटा तो एक संख्या है, उसका कोई मात्रक नहीं होता। तो बल के, क्यू के और वी के सबके मात्रक रख दो एसआई मात्रक, तो बी का भी एसआई मात्रक आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बी का एसआई मात्रक? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का होता है कूलाम, और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से बी का क्या हो गया? न्यूटन बटे कूलाम। अब ये जो सेकेंड है, इस सेकेंड को अगर हम कूलाम के हर में ले जाएं, यहाँ ले जाएं इसको, ये जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, तो इससे एक नया मात्रक बनेगा। कूलाम प्रति सेकेंड जो होता है वो एम्पियर कहलाता है, ठीक है ना, आपने पढ़ा। क्योंकि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है ना, तो आई का मात्रक जो एम्पियर है वो होगा कूलाम प्रति सेकेंड। तो कूलाम प्रति सेकंड बन रहा है यहाँ पर, ये सेकंड, मीटर प्रति सेकंड वाला सेकंड कूलाम के नीचे ले जाओ, तो कूलाम प्रति सेकंड को आप एम्पियर कहोगे, तो ये एम्पियर बन गया और मीटर बन गया हर में, और न्यूटन बन गया अंश में। तो इसका एसआई मात्रक बन गया न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। दोनों के पहले प्रति पढ़ेंगे क्योंकि एम्पियर और मीटर दोनों हर में है। इसको ऐसा भी लिखते हैं, एम्पियर की घात ऋण 1 अंश में चला गया, मीटर की घात ऋण 1 वो भी अंश में चला गया। तो न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर, दोनों के पहले आपने प्रति पढ़ना है क्योंकि दोनों ही हर में है, दोनों की घात ऋण 1 है, एम्पियर की भी और मीटर की भी। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक आ गया। इसको हम टेस्ला भी कहते हैं, इसको न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर को टेस्ला भी कहते हैं, जो वैज्ञानिक टेस्ला के नाम से है।
तो 1 टेस्ला और 1 न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर समान है। तो अगर आपसे कोई 1 न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर या 1 टेस्ला की परिभाषा पूछे कितना होता है, तो क्या कहोगे आप? इस b का मान 1 टेस्ला कब आएगा? जब क्या होगा, एफ बी भी 1 होगा, क्यू भी 1 होगा, वी भी 1 होगा और साइन थीटा भी 1 होगा। जब सब 1 होंगे तभी b 1 होगा। तो कहने का मतलब है अगर 1 कूलाम का आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और साइन थीटा का मान 1 होने का मतलब जब थीटा 90 होगा, यानी जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, ये बोलना है आपने, और उस पर जो बल लग रहा है वो भी 1 है, तो तब उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 1 टेस्ला होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखें इस परिभाषा को, कि अगर 1 कूलाम का आवेश है और वो किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, अब लंबवत गति होने से थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा और साइन थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 कूलाम का आवेश यानी Q बराबर 1 हो गया, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है यानी साइन थीटा का मान 1 हो गया, और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है तो v का मान 1 हो गया, और उस पर जो बल लग रहा है वो 1 न्यूटन है यानी एफ बी का मान भी 1 हो गया। ये सब 1 हो गए तो b का मान भी 1 होगा। तो ऐसी स्थिति में उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 1 यानी 1 टेस्ला होगी। ये सब SI मात्रक में रखे ना आपने, कूलाम, न्यूटन, मीटर प्रति सेकंड, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी SI मात्रक में आएगी टेस्ला में। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला होगी या 1 न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होगी, दोनों का मतलब एक ही है। एक और मात्रक भी होता है चुंबकीय क्षेत्र का जो CGS मात्रक है, यानी जब आप लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हो तो CGS इकाई निकलती है। उसका जो CGS मात्रक है वो गॉस है, वैज्ञानिक या गणितज्ञ गॉस के नाम से। ठीक है, तो गॉस CGS मात्रक है, छोटा मात्रक है, टेस्ला बड़ा मात्रक है। टेस्ला बोलने में शॉर्ट है, इसको कैपिटल T से हम दिखाते हैं, और टेस्ला को आप न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर भी कहते हो बेटा। तो टेस्ला SI मात्रक है, G गॉस जो है वो CGS मात्रक है, छोटा मात्रक है। 1 टेस्ला में 10,000 गॉस आते हैं, 10,000 मतलब 10 की घात 4 गॉस आते हैं। तो टेस्ला बड़ा है, 10,000 गुना बड़ा है टेस्ला गॉस से। एक और SI मात्रक भी है इसका चुंबकीय क्षेत्र का, जिसे हम कहते हैं वेबर प्रति वर्ग मीटर। वेबर को हम WB से दिखाते हैं, तो वेबर प्रति वर्ग मीटर भी SI मात्रक है और वो टेस्ला के ही बराबर होता है। ठीक है, इस मात्रक के बारे में हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे, ये वेबर क्या होता है। ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, जैसे वैद्युत फ्लक्स जो होता है ना, वैसे चुंबकीय फ्लक्स भी हम आगे पढ़ेंगे, उसका मात्रक है वेबर, SI मात्रक। तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक आएगा, वेबर प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पर आप फिलहाल नाम याद कर लीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र के कौन कौन से मात्रक आए देखिए, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर, टेस्ला, वेबर प्रति वर्ग मीटर और गॉस। इसमें जो शुरू के 3 हैं ये बिल्कुल बराबर हैं, सब बराबर हैं, ये सब तीनों के तीनों SI मात्रक हैं, तीनों का 1-1 बराबर है, यानी 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। लेकिन गॉस छोटा मात्रक है, ये जो है 10 की घात 4 गॉस जब मिलेंगे, यानी 10,000 गॉस जब मिलेंगे तब वो 1 टेस्ला या 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर या 1 न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर के बराबर हो पाएगा बच्चों। ठीक है, अंत में मैंने एक नोट लिखा है सबसे ऊपर, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि हम यहाँ पर जो चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अगर कहीं पर वैद्युत धारा की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर कागज़ के तल के लंबवत भीतर की तरफ है, ये कागज़ है ना, दिख रहा है आपको ये कागज़, इस कागज़ के तल के लंबवत भीतर की तरफ जा रहा है अगर चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र या धारा, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? एक सर्किल के भीतर एक डॉट बनाएंगे। ये डॉट क्या बता रहा है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बना हुआ है ये डॉट, तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है इस कागज़ के तल के भीतर की तरफ, और अगर ये वैद्युत क्षेत्र है तो मतलब वैद्युत क्षेत्र इस कागज़ के तल के लंबवत भीतर बाहर के लिए है ये। ठीक है, ये जो सर्किल के अंदर डॉट बना है ये बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र या धारा इस कागज़ के तल के लंबवत कहाँ है? बाहर की तरफ है। और अगर ऐसे बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, या ऐसे बना हुआ है या खाली क्रॉस बना हुआ है, तो इसका मतलब है जो आपका वैद्युत क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र है या धारा है वो इस कागज़ के तल के लंबवत भीतर की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है? भीतर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। तो क्रॉस का मतलब लंबवत भीतर की ओर और डॉट का मतलब लंबवत बाहर की ओर है। चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र हो, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र हो, चाहे वो विद्युत धारा हो, इनकी दिशाओं के लिए ये प्रतीक हम आगे के पाठों में यूज़ करेंगे। इस पर मैंने कुछ छोटे छोटे सवाल दिए आपको, 3 बहुत बेसिक सवाल हैं, सूत्र पर आधारित हैं, आप इनको करिए। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते ही हैं कितना होता है, तो Q आपको पता है, उसका वेग भी आपको दे रखा है, और वो चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला में गति कर रहा है, और किस दिशा में गति कर रहा है? 30 अंश की दिशा में गति कर रहा है। वो किससे? कि 30 अंश किस किस के बीच का कोण है? उसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, यानी V और B के बीच का कोण है 30 अंश, जिसे आप थीटा कह सकते हैं।
तो उस पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कर लेंगे आप, लॉरेंस बल की। बहुत सिंपल है। जो अगला प्रश्न है आपका, उसमें सदिश रूप में दिया हुआ है। इसमें तो अदिश सूत्र लगेगा पहले वाले में, अब इसमें सदिश सूत्र लगेगा, Q इंटू वी क्रॉस बी वाला, क्योंकि इसमें सदिश के रूप में दे रखे हैं ना सब चीज़ें। इसमें सदिश सूत्र लगेगा वी क्रॉस बी, Q वी क्रॉस बी। तो अगर सदिश के रूप में दिए होंगे सब राशियाँ तो सदिश सूत्र लगेगा, और अदिश के रूप में दिए होंगी जैसे पहले सवाल में तो अदिश सूत्र लगेगा, सीधी सी बात, क्यू वी बी साइन थीटा वाला लगेगा तब। तो यहाँ पर देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी भी सदिश रूप में दिया हुआ है, और ये आवेश तो खैर अदिश राशि है, ये तो दिया ही हुआ है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वेग दे रखा है, ये भी 5 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, आई कैप 5 × 10⁵ आई कैप मीटर प्रति सेकेंड, ये वेग है इसका, ठीक है। ये भी सदिश रूप में दिया हुआ है। तो वेग और चुंबकीय क्षेत्र v और b दोनों सदिश रूप में दिए हुए हैं, और b तो अदिश होता है। तो आप क्या करिए, v क्रॉस b निकालिए। पहले आपको 11वीं में सिखाया था मैंने सदिश गुणन कैसे करते हैं i j k वाले पदों का। तो v क्रॉस b निकालिए और v क्रॉस b में q का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका चुंबकीय लॉरेंस बल प्राप्त हो जाएगा। तो ये सदिश गुणा के सूत्र से निकलेगा। तीसरा सवाल जो है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, आप इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे इसमें दिखा रखा है क्रॉस क्रॉस बने हुए हैं। ये क्रॉस क्रॉस क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस कागज़ के तल के लंबवत, आपकी कॉपी के लंबवत भीतर की तरफ है। ये चुंबकीय क्षेत्र भीतर जा रहा है, जिसको मैंने यहाँ डैश 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 करके वाई अक्ष दिखा रखी है। ये वाई अक्ष भी इस कागज़ के तल के लंबवत भीतर की तरफ है। ये क्रॉस की दिशा में है, ये वाई अक्ष, यानी इस कागज़ के तल के लंबवत भीतर की तरफ है, और वही यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा है, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पर दे रखा है, आवेशित कण धन एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, यानी आवेशित कण इस तरफ गति कर रहा है, v इस तरफ है, ठीक है। और b कागज़ के तल के लंबवत भीतर की ओर है। तो उस पर बल किस दिशा में लगेगा, ठीक है, लॉरेंस बल किस दिशा में लगेगा। अगर वो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन है तब किस दिशा में लगेगा, और धनावेशित कण है तब किस दिशा में लगेगा, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए भी आप जो आपका सदिश सूत्र है Q v क्रॉस b, इसकी मदद से समझिए, ठीक है, कि आपका जो वेग है वो x अक्ष की धन दिशा में है, यानी वो i कैप की दिशा में है, और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो y अक्ष की धन दिशा में है, यानी वो j कैप की दिशा में है। तो आपका जो बल होगा जो Q v क्रॉस b, तो v क्रॉस b कौन सी दिशा में होगा, अब आप देख सकते हैं दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से। v अगर ये i कैप की दिशा में है v, और b j कैप की दिशा में है, तो v क्रॉस b कौन सी दिशा में होगा, और जिस दिशा में v क्रॉस b होगा उसी दिशा में q इंटू वी क्रॉस b भी होगा, यानी चुंबकीय बल भी उसी दिशा में होगा। तो ये आपने निकालना है। तो अगर धनावेश होगा तो यहाँ बीच में प्लस आएगा यहाँ पे, तो जो v क्रॉस b की दिशा होगी वही बल की भी दिशा होगी। लेकिन अगर आवेश ऋण में है, यानी इलेक्ट्रॉन है, तो अगर v क्रॉस b की जो दिशा होगी बल की दिशा उसके विपरीत होगी, ऐसे समझिए आप, क्योंकि आगे से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करिए, समझिए, फिर आगे अगले सेशन में हम इसकी चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट करिए और समझिए। ओके, थैंक यू।